The coefficient of static friction between a coil and the gramophone disc is 0.5. अच्छा, ग्रामोफोन देखा है? नहीं देखा? आपने ऐसे स्ट्रक्चर वाले वो जो पहले जमाने में वो डिस्क घूमती थी, फिर वो उसको इनिशियल मतलब इसको डिस्प्लेस करके उसको डीजे के टर्म्स में कन्वर्ट करते थे, तो उसके ऊपर ऐसे छाता सा होता था, छोटा सा, देखा कभी इतने स्ट्रक्चर का, और वो डिस्क घूमती थी उसके अंदर, अबे पता ही क्या। फिर उसके बाद में ऐसा कुछ उसको छाते जैसा रहता था, वो पूरा पीतल का होता है, देखा है? पिक्चर में देखा होगा, बिल्कुल सही, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जो डिस्क होती है ना, जो घूमती है, उसकी रेडियस कितनी दी है? 0.5, ठीक है। द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ डिस्क कितनी है? 10। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। जो डिस्क है, वो डिस्क के ऊपर, जब डिस्क घूम रही है, डिस्क के ऊपर एक छोटी सी एक कॉइन रखा गया है, और जब घूमेगी कोई चीज घूमेगी तो उसके ऊपर जब कॉइन रखा गया है, तो वो कॉइन का मोशन किधर होगा? अवे होगा कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा? आपको एक चीज इमेजिन करनी है कि अगर घूम रही है, अगर डिस्क घूम रही है और आप डिस्क पे बैठे हुए हो, तो जैसा वो घूमना चालू करेगी तो आपके बॉडी का मोशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ डिस्क होगा कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ। और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क अगर हो रहा है तो फोर्स कौन सा लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? आपका मोशन टुवर्ड द सेंटर हो रहा है क्या? नहीं। आपका मोशन किधर हो रहा है? अच्छा, सेम सिनेरियो के यहाँ पे जो कॉइन रखी गई है कि उसके लिए होगा। अभी जो डिस्क के ऊपर कॉइन रखी गई है कि वो जैसे वो डिस्क घूमेगी तो वो कॉइन बाहर निकल के आ जाएगी ना, तो वो कॉइन के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? कि ये डिपेंड करेगा कि जो सरफेस, कॉइन का सरफेस और जो डिस्क का सरफेस है, उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा इसके ऊपर। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर बहुत ज्यादा है तो वो कॉइन ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस नहीं होगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है तो क्या वो कॉइन फट से उड़ के चली जाएगी? तुम समझ रहे हो? अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है? वहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो, ठीक है। अगर वो डिस्क अगर बहुत रफ सरफेस वाली होती है ना, डिस्क अगर बहुत रफ सरफेस वाली होती है, तो जो कॉइन होगी वो कॉइन को वहां से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, या कुछ कम डिस्टेंस के ऊपर बाहर जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो फ्रिक्शन बहुत छोटा हुआ, फ्रिक्शन बहुत कम हुआ, तो जैसे वो डिस्क घूमना चालू करेगी तो वो कॉइन वहां से हटके पूरा उड़ जाएगी, और किधर उड़ेगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। इट इज नॉट मूविंग टुवर्ड द सेंटर। तो कौन से डायरेक्शन से जाएगी वो? एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्री। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? जितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अरे क्या उतना ही होगा ना? और फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? म्यू इनटू एन। अबे म्यू इनटू, where mu is a coefficient of static friction या coefficient of friction between the surface of the coin and the surface of the disc। नहीं समझा? क्या हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट पढ़े? उसको बोला तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें। सो द फ्रिक्शनल फोर्स या द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड सरफेस, के इसके बारे में बात करते थे हम लोग। तो वहां पे गाड़ी और टायर की बात कर रहे थे हम लोग, बट यहां किसके बारे में बात हो रही है? कॉइन और डिस्क की। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में एक्ट होगा? जो कॉइन का नीचे वाला सरफेस है और जो डिस्क है उसी के बीच में तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। सो वी हैव टेकन हियर म्यू इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉइन एंड द सरफेस ऑफ द डिस्क। इसी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अरे होगा क्या? और वही स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन या इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो देखिए यहां से सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइल एंड दिस ग्रामोफोन, दिस इज 0.5। तो ये 0.5 दिया क्या है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ
और वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किससे डिनोट करते हैं हम लोग? म्यू। और एस लगा, स्टैटिक है इसलिए म्यू सफिक्स, समझा? And the mu suffix s is the coefficient of static friction between the coil and the gramophone is, this is कितना दिया है? 0. So mu s is equal to how much? 0. So you remember coefficient of friction is unitless quantity. Similarly, it is a dimension-less quantity. Clear? So this is the coefficient of static friction between the coil and the gramophone. The radius of the disc is 8 centimeter. Radius of disc कितना है? 8 centimeter. Initially, the center of the coin is 2 centimeter away from the center of the disc. अगर आप इसके ग्राफिक आप इसके डायग्रामेटिकल पोजीशन को समझे तो मैं टॉप व्यू की बात करता हूं, जो ऊपर से देखेंगे हम लोग, ठीक है? व्यू की बात करते हैं इसको भी, ये डिस्क होने के बाद में यहां अरे होगा क्या? और ये सेंटर ऑफ डिस्क और यहां से ये क्या इसकी रेडियस है? अरे ये रेडियस है ना, और ये रेडियस कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। अब ये बता देगा अच्छे से। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन का सेंटर इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डिस्क। यहां से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या रखा गया है? कॉइन का सेंटर। कॉइन और कॉइन का सेंटर उसमें आएगा, मतलब कॉइन के सेंटर के साथ में उसका डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस चाहिए? सो दिस इज योर 2 सेंटीमीटर। तो वी आर अज्यूमिंग दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। समझ में आ गया? ठीक है। सो R1 कितना है हमारा? 2 सेंटीमीटर। R1 कितना? सो दिस इज योर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। आई थिंक इट्स 5 सेंटीमीटर। वेट, सो R1 कितना आ गया आपका? तो यहां हम लोग चेंज कर लेंगे बिकॉज वहां थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो हम लोग लिखें यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई मतलब 3.14। ठीक है ना? हाँ। देन अगेन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। तो जो हम लोगों ने यहां से जो डायग्राम बनाई हुई थी वो डायग्राम में ये डिस्क का सेंटर और यहां से इसकी रेडियस यहां कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर पे हम लोगों ने सेंटर से रखा था। तो ऐसे कितने कॉन्शियस पे एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी पे ये जो कॉइन है यहां से स्लिप होकर बाहर निकल जाएगा? दैट वी हैव टू कैलकुलेट। समझा? जैसे ये मान के चलो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जैसे ये घूमना चालू कर रहा है तो वो कितने फ्रीक्वेंसी पे ये कॉइन यहां से बाहर निकल जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी हम लोग को यहां कैलकुलेट करनी। बोल समझ में आ गया? ठीक है। सो तो यहां R1 5 सेंटीमीटर लिया है, तो हम लोग ने R2 की बात की थी, तो R2 कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। मेक श्योर कि ये सेंटीमीटर में है, हमारे को डाटा सेंटीमीटर में नहीं चाहिए। ठीक है। सो दिस इज R1 इज इक्वल टू पाई इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कितना होता है? -2। So again this is R2 is equal to how much? It is 8 centimeters. So it means that R2 is equal to 8 into 10 to the power -2 meter. Clear? चलिए सामने और चलते हैं फिर। At what minimum frequency will it start slipping from there? Slipping बोले तो सोना नहीं, यहां से स्लिप होके बाहर निकलना। ठीक है। So कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो बाहर निकलेगा, वो फ्रीक्वेंसी हम लोग को कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो देख यहां से हमारा एक फोर्स यहां लगेगा, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात की थी भैया, ये स्लिपिंग नॉट टुवर्ड द सेंटर होगा, ये अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। और जब अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो हमारा फोर्स कौन सा आएगा? सेंट्रीफ्यूगल। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में एक्ट होगा? बिटवीन द कॉइल एंड द सरफेस ऑफ द डिस्क। क्लियर? सो यहां हम लोग लेंगे कि भैया जो हमारा फोर्स होगा वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू, ये छोटा भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है। वो कौन से फोर्स की बराबर होगा? वो फ्रिक्शनल फोर्स। किसके फोर्स के बराबर होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। उससे छोटा भी हो सकता है। क्लियर? एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूज हो mv²/r, और एक फार्मूला होता है mr⍵²। होता है क्या? और एक फार्मूला होता है mr⍵²। ठीक है। अभी जाना mv²/r और v इज इक्वल टू क्या चीज होती है? r ओमेगा। तो m
v इज इक्वल टू आर में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक इधर गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, देख वही लिखा हुआ, बोल समझा क्या? अरे बोल समझा क्या? ठीक है, बस ये आपके दिमाग में लाने के लिए बता दिया, हालांकि इसका यहाँ कोई काम नहीं है, वी आर डायरेक्टली यूजिंग दिस फार्मूला। सो दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ मैं इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू एस इनटू एन, म्यू एस इनटू, so this is m r omega square is equals to mu s into n. What is n? Normal reaction. What is n? So this is m omega square is equals to mu s into mg, mu s into mg। चलिए यहां से m और m क्या हो गया? ठीक है, चलिए बचा क्या? r omega square is equals to mu s into g। ठीक है, अच्छा याद कर लिया मैंने ओमेगा के दो फॉर्मूले बताए, 2 पाई बाई टी फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला था ओमेगा का 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, दूसरा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2 पाई दैट इज फ्रीक्वेंसी। अरे क्लियर है क्या? चले, तो यहां ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, और यहां आर है, तो देख अच्छे से ये आर जैसी की वैसी आ गया, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, अबे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ले लिया मैंने इसका, 2 पाई एफ, तो स्क्वायर क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, बोल क्लियर है? ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया मैंने यहां से, तो बचा याद रहा म्यू एस इनटू जी, म्यू एस इनटू जी। ठीक है, चलिए यहां से अगर मैं यहां से एफ स्क्वायर की इक्वेशन बना दूं, किसकी इक्वेशन बने यहां से? चलो बेटा एफ स्क्वायर की इक्वेशन बोल क्या बनेगी यहां से? एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई स्क्वायर। चलिए स्क्वायर इधर आए तो स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। सो दिस इज एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इनटू जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। बहुत क्लियर है सभी के लिए? चलिए एक और सामने चलते हैं इसके, ठीक है, देखिए यहां से बाहर निकलेगा 4 पाई स्क्वायर, निकलेगा क्या? सो एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, क्योंकि 4 पाई नीचे है ना, जब बाहर निकला तो 1/2 पाई हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन अंडर रूट ऑफ, सो दिस इज म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाई। बोल क्लियर है यहां तक? अरे बोल क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए थर्ड लास्ट बेंच। सो एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई। ठीक है, चलिए इधर म्यू एस का वैल्यू कितना है? 0.5। अच्छा 0.5 बोले तो 1/2, 0.5 बोले तो कितना? बोल क्लियर? चलिए और g कितना? देख g के लिए क्या बोला है? पाई स्क्वायर। g क्या अज्यूम करने के लिए बोला है? तो यहां से सो अगेन दिस इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू एस बोले तो 1/2, तो यहां क्या तेरा 2, और यहां r कितना है रे? पाई। r कितना है क्या पाई? पहले तो रेडियस लेना है, सॉरी डिस्टेंस लेंगे ना हम लोग ग्रामोफोन के लिए, सॉरी कॉइन के लिए। ठीक है, सो अगेन दिस इज f इज इक्वल्स टू दिस इज 1/2 पाई। अच्छा यहां से पाई बाहर निकल जाएगा ना? ठीक है, तो देखिए यहां से पाई बाहर निकला तो यहां पाई आ गया, भाई ये पाई की बात करो। हाँ, सो दिस इज 1/2 पाई। अरे होगा क्या? अरे होगा क्या? ठीक है, चलेगा अगेन। सो दिस इज f इज इक्वल्स टू दिस इज पाई डिवाइडेड बाय पाई कैंसिल, सो दिस इज अगेन 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/1 पाई का वैल्यू 3.14, 2 से मल्टीप्लाई 6.28, तो 1/2 6.28 हो गया। अरे हुआ क्या? तो वहां 1/6.28 हो गया ना, सो 1/6.28 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 6.28। सो टेल मी रेसिप्रोकल ऑफ 6.28। बोल जल्दी बोल। 0.1592 पक्का सही जा रहे हो? देख किया क्या मैंने, यहां पाई का वैल्यू 3.14, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6.28 और 1/6.28, इट मींस दैट 1/6.28 तो रेसिप्रोकल ऑफ 6.28। सो 6.28 का रेसिप्रोकल 0.1592। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1592, 10 टू पावर 2 होगा क्या? 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर -2, और 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1 बचा, -2 बचा, मतलब बाहर निकल के -1 होगा। ये बात किसी को समझ में आई नहीं रही?
है ना, क्योंकि इतना तेज दिमाग तो तुम्हारा वैसे भी नहीं चलता। अबे यहाँ 15 0.1592 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या मेरे को 10 to the power 2 और 10 to the power -2 करना पड़ेगा? ये तो 10 बार बता बता के थक गया है। तो 10 to the power -2 बचेगा, 10 to 15.92 हो जाएगा। तुम मरवा ऐसी क्या 15.92 हो जाएगा? और 15.92 बोले तो 10 to the power -2 हो जाएगा। तो 15.92 का तेरे को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और 10 to the power -2 जो बचेगा तेरे स्क्वायर रूट के बाहर में 10 to the power -1 हो जाएगा। अब नहीं समझा रहा डबल। बेटा इसलिए जल्दी लगानी पड़ती है, बहुत बेसिक हो जाता है। मेरे को पता है तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं अपने स्पीड से बहुत कम स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग को चक्कर आगे होते। हाँ जी 3 तो 10 to the power -1 तो 0.39 हो गया ना, तो 0. पक्का सही जा रहे हो, बट नीचे तो 2 बचा हुआ है, तो इसको डिवाइड कर 2 करोगे। बोल फ्रीक्वेंसी कितनी? बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी? कितना? 0.1995 पक्का? अच्छा फ्रीक्वेंसी निकाली, यूनिट्स क्या होगी उसकी? फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज और एक नाम रिवॉल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड? पक्का? पर मिनट नहीं होगा, रिवॉल्यूशन पर। इसी को और में हर्ट्ज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं और में? बोल क्लियर हुआ? बस एक ही हिस्सा सॉल्व हुआ, वहां से एक ही हिस्सा सॉल्व हुआ है अभी, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी वो निकाल ली जहां से स्लिप होगा वो, ठीक है। लेकिन फिर से देख सामने, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंजेस इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिंग? इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन हुआ अभी, एंड और स्टक वाला हम लोग ने बात की, ठीक है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ वहां पे बात की थी रिंग की, यहां पर भी बात है रिंग की। तो रिंग का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। रिंग का मतलब सर्कमफरेंस या उसके एंडिंग फेज में, ठीक है। तो उसने बोला है कि बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंजेस इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिंग? मतलब जब कॉइन वहां से घसर के इधर आ जाएगी, कहां पे? रिंग पे, मतलब उसके एंड पे आ जाएगी। तुम समझ रहे हो? यहां से देख, यहां से जब ये घूमेगा तो घूमने के बाद में यहां से जो ये आपकी कॉइन है, ये कॉइन घसर के कहां आनी चाहिए? एंड पे, समझा? ठीक है। तो वो कितने से चेंज हुआ है वो निकालना है मेरे को। मतलब अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अगेन फिर से क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी उस चीज की हुई जो 2 सेंटीमीटर से इधर घसर के आ गया। अरे क्लियर है? अब मैंने फ्रीक्वेंसी किसकी निकाली है कि जो यहां से घसर के इधर आएगा, ठीक है। तो ये तो पहले फ्रीक्वेंसी होगी। अब वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो रिंग के ऊपर होगी, ठीक है। तो 2 फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये पहले निकाल ली है मैंने, तो इसको मैं F1 मान लेता हूं। अरे क्लियर हुआ? अब मैं क्या निकालू? F2। क्या निकाले हम लोग? चलेगा। F2 का कैलकुलेशन कैसे होगा बहुत अच्छे से देखेंगे। जो इक्वेशन हम लोग ने बनाई है बस उसी इक्वेशन को याद ढंग से देखिए। ये ठीक है। सो F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी डिवाइडेड बाय आर। नाउ ये इक्वेशन को मैं स्क्वायर के साथ में इक्वेशन ले लूं, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ में इक्वेशन तो मेरी यही हो जाएगी। सो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। बोलती है? अच्छा तू ये फ्रीक्वेंसी देख ले, जो ये फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है, और मैं ये फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेशन जब करूंगा मेरे लिए एक चीज कॉमन हो जाएगी, और वो चीज देख कौन सी है? ये इतना हिस्सा देख। ये बदलेगा? नहीं। ये बदलेगा? ये बदलेगा क्या? हाँ, अगर देख यूएस का वैल्यू बदल रहा है, यूएस बदल रहा है। अब
कॉइन और डिस्क के बीच का फ्रिक्शन बदला क्या? नहीं। अच्छा, जी का वैल्यू बदला क्या? नहीं। पक्का? तो नीचे तो 4 पाई ही है, तो वो भी तो कांस्टेंट ही हुआ। तो चाहे तू फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली निकाल ले जहां से ये यहां से यहां आया था, और चाहे तो यहां से बाहर निकलने की फ्रीक्वेंसी निकाल ले। क्या म्यू एस और जी वैसे के वैसे, और भैया तेरा उसके बाद में जो 4 पाई स्क्वायर रहेगा वो भी तो वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है और 4 तो 3 नहीं होने वाला। तो तू ढंग से देख क्या ये कांस्टेंट हुआ? अरे ये कांस्टेंट हुआ, तो इट मींस दैट, अगर ये इसका मतलब ये हुआ कि दैट मींस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अबे अक्ल लगानी पड़ी थोड़ी सी। क्या यार नीचे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। अरे होगा क्या? अब ये वाली फ्रीक्वेंसी जो मैंने पहले F1 बोली थी, तो क्या मैं इसको F2 से रिप्रेजेंट कर दूं? तो क्या है जनाब, ये मेरा R2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं F1 स्क्वायर की, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर? बोल क्लियर हुआ क्या? अरे हुआ क्या? कुछ नहीं है भैया, मक्खन जैसी इक्वेशन बनाते हुए चलिए, बस थोड़ी सी अकल होनी चाहिए बस। चलेगा भैया, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इक्वेशन नंबर 2 मान ले, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर ले। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन। अभी मेरे को F2 निकालना है ना, अभी तो 1/2 करनी पड़ेगी ना। सो F2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देख अच्छे से, 1/R2 अपॉन 1/, देख R1 ऊपर R2 नीचे। अभी सिंपल सी बात है, R1 ऊपर या R2 नीचे, तो देखिए F2 डिवाइडेड बाय F1 का होल स्क्वायर। बोल नहीं समझा? चल इसी इक्वल टू आगे जरा R1 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, यहां मैंने कैपिटल R1 कैपिटल R2 से रिप्लेस किया है, तो आप यहां से R1 और R2 कैपिटल से ले लेना। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये स्क्वायर इधर, तो वो स्क्वायर रूट हो गया। अरे हुआ क्या? बोल दे क्या, F2 डिवाइडेड बाय F2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, देख अंडर रूट ऑफ R1 अपॉन बोल R1 कितना है? पाई। नीचे क्या है? अभी नीचे क्या है? तो F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 8 बराबर है क्या? लेकिन 10⁻² ऊपर 10⁻² नीचे, तो 10⁻² माइनस 10⁻² कैंसल। बोल क्लियर है? तो बचा क्या? 1 अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय पाई बोले दो नीचे डिवाइडेड बाय, बोल बढ़ से कितना हो? बोल बढ़ से कितना हुआ? हाँ जी, 0.392 स्क्वायर रूट उसका परसेंट। हाँ जी, कितना? ऐसे मारो तुम लोगों पे, बस मार खाना बाकी तुम लोगों को। चलो ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट बोल रहे हैं आप लोग, 0.62, क्योंकि आपने 39.2 को किया होगा और 10⁻² किया होगा, और वही -2 बाहर निकल के -1 हो गया, तो 1 पॉइंट तेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.6261। ठीक है, हाँ, तो F1 जब इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा? F2 इज इक्वल टू 0.6261 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो F1 निकालो, बोलो निकालो F2। पूरे रोटेशनल डायनामिक्स के 2 क्वेश्चन हुए आज, और वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये और इसके पहले वाला।
यूनिट बोल रहे, यूनिट बोल रहे, रिवॉल्यूशन पर सेकंड।